हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं इंजीनियर अरविंद ठाकुर और आप देख रहे हैं अरविंद ठाकुर सर क्लासेस। मैं इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री का टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूं। इसका नाम है टाइट्रेशन। यह नीट जेई एडवांस सभी एग्जाम्स में इक्वली इंपॉर्टेंस रखता है और नीट एग्जाम अभी आने वाला है और एडवांस भी आने वाला है, इसलिए बहुत स्टूडेंट्स का डिमांड है कि टाइट्रेशन पे वीडियो बनाया जाए। राइट, देखो इसको, टाइट्रेशन होता क्या है। टाइट्रेशन का डेफिनेशन होता है, टाइट्रेशन का मतलब होता है मेजरमेंट। टाइट्रेशन हमारा स्टोइकियोमेट्री का ही पार्ट है। टाइट्रेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिस प्रोसेस से हम लोग किसी अननोन सॉल्यूशन का मतलब वो ऐसा सॉल्यूशन जिसका नॉर्मलिटी या मोलरिटी में पता नहीं है, किसी अननोन सॉल्यूशन के स्ट्रेंथ को मींस उसके नॉर्मलिटी को किसी नोन सॉल्यूशन और स्टैंडर्ड सॉल्यूशन की हेल्प से कैलकुलेट करते हैं। राइट, ये हमारा टाइट्रेशन होता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मान लो हमें दिया हुआ है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ HCl और कहा जा रहा है कि इसका स्ट्रेंथ आप पता कीजिए, तो HCl हमारा एसिड का सॉल्यूशन है, इसका नॉर्मलिटी हमें पता नहीं है, लेकिन सॉल्यूशन हमें दिया हुआ है, मींस उसका वॉल्यूम पता है। तो हमें एक दूसरा, अब एसिड है, हमारा एसिड का सॉल्यूशन है, इसका नॉर्मलिटी निकालना है, तो हमें एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन लेना होगा और स्टैंडर्ड सॉल्यूशन उस सॉल्यूशन को बोलते हैं जिस सॉल्यूशन का नॉर्मलिटी और वॉल्यूम दोनों पता हो, और उसके हेल्प से हम लोग इस HCl सॉल्यूशन का नॉर्मलिटी निकालेंगे। वो सब कुछ यहाँ पे मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। तो टाइट्रेशन का डेफिनेशन है, टाइट्रेशन इज ए प्रोसेस इन विच वी कैन मेजर द नॉर्मलिटी और स्ट्रेंथ ऑफ एन अननोन सॉल्यूशन विद द हेल्प ऑफ ए स्टैंडर्ड और नोन सॉल्यूशन। स्टैंडर्ड और नोन सॉल्यूशन की हेल्प से किसी अननोन सॉल्यूशन के नॉर्मलिटी और स्ट्रेंथ को कैलकुलेट करते हैं। अब पॉइंट यह है कि यहाँ पे हम लोग किस तरह के सॉल्यूशन के नॉर्मलिटी को कैलकुलेट करेंगे और किसके हेल्प से करेंगे। तो टाइट्रेशन में एक तरह से न्यूट्रलाइजेशन होता है, मींस हमेशा टाइट्रेशन में हम लोग अपोजिट नेचर के सॉल्यूशन को ही लेते हैं, अपोजिट नेचर के कंपाउंड के सॉल्यूशन को यूज करते हैं। जैसे अगर हमारे पास कोई एसिड का सॉल्यूशन है और उसका नॉर्मलिटी पता करना है, तो मैं स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के तौर पे बेस को लूंगा, क्योंकि एसिड बेस एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करता है और इस प्रोसेस को हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। तो अपोजिट नेचर वाले कंपाउंड्स का जो सॉल्यूशन होगा उन्हीं के बीच में टाइट्रेशन कराया जा सकता है। वैसे तो टाइट्रेशन बहुत सारे टाइप का है, लेकिन दो पॉपुलर फॉर्म है टाइट्रेशन का, एक है एसिड बेस टाइट्रेशन और दूसरा है रेडॉक्स टाइट्रेशन। एसिड बेस टाइट्रेशन हो या रेडॉक्स टाइट्रेशन हो, दोनों का मैकेनिज्म प्रोसेस एक ही तरह का है, लेकिन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। एसिड बेस टाइट्रेशन में एक एसिडिक सॉल्यूशन अगर अननोन है तो बेसिक सॉल्यूशन को स्टैंडर्ड के तौर पे लेंगे, अगर बेसिक सॉल्यूशन को अननोन है तो एसिडिक सॉल्यूशन उसका हम लोग स्टैंडर्ड लेंगे। राइट, मींस जिसको भी निकालना है, जिसका नॉर्मलिटी कैलकुलेट करना है, उसके अपोजिट नेचर वाले कंपाउंड का हम लोग स्टैंडर्ड सॉल्यूशन लेते हैं हमारे टाइट्रेशन में। तो पहला हमारा है एसिड बेस टाइट्रेशन और दूसरा है रेडॉक्स टाइट्रेशन। टाइट्रेशन का दो बेसिक टाइप है, पहला एसिड बेस टाइट्रेशन है, एसिड बेस टाइट्रेशन, और सेकेंड होता है हमारा रेडॉक्स टाइट्रेशन। एसिड बेस टाइट्रेशन और रेडॉक्स टाइट्रेशन दोनों का प्रोसेस एक ही तरह का होता है। पहले मैं यहाँ पे एसिड बेस टाइट्रेशन डिस्कस करने जा रहा हूं, गौर से आप सब देखो। एसिड बेस टाइट्रेशन में मान लो हमें एक दिया हुआ है एसिडिक सॉल्यूशन, किसी स्ट्रॉन्ग एसिड का सॉल्यूशन है जिसका हमें नॉर्मलिटी पता करना है, स्ट्रेंथ पता करना है। एक अननोन सॉल्यूशन यहाँ पे दिया हुआ है, अननोन सॉल्यूशन है, इसका हमें स्ट्रेंथ पता करना है। अननोन सॉल्यूशन, अननोन सॉल्यूशन है, इसका हमें स्ट्रेंथ पता करना, नॉर्मलिटी पता करना है। तो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हम लोग करते क्या है कि जो अननोन सॉल्यूशन है जिसका नॉर्मलिटी कैलकुलेट करना है, हमें नॉर्मलिटी कैलकुलेट करना है, उस सॉल्यूशन का एक नोन वॉल्यूम जनरली हम लोग 25 मिलीलीटर लेते हैं पिपेट से। पिपेट एक पतली सी पाइप होती है, हम लोग किसी वेसल में जो लिक्विड रखा उसको खींचने के लिए मुंह का इस्तेमाल करते हैं, खींचते हैं तो हवा उसका जब बाहर निकलता है तो लिक्विड आ जाता है उसके अंदर। मींस पिपेट के हेल्प से, पिपेट एक पतली सी पाइप होती है, केमिस्ट्री की लेबोरेटरी में आपको दिखा होगा। पिपेट के हेल्प से हम लोग अपने अननोन सॉल्यूशन को नोन अमाउंट में, अननोन सॉल्यूशन के जनरली 25 मिलीलीटर लेते हैं। 25 मिलीलीटर लेकर के इस कोनिकल फ्लास्क में डाल देते हैं। देखो फ्लास्क है, फ्लास्क के अंदर मैं अननोन सॉल्यूशन को डाल दिया। अननोन सॉल्यूशन, जिस अननोन सॉल्यूशन को टाइट्रेट भी बोलते हैं, टाइट्रेंट भी बोलते हैं
और एनालाइट भी बोलते हैं, तीनों ही बोला जाता है। हमारा जो अननोन सॉल्यूशन है जिसके नॉर्मेलिटी को कैलकुलेट करना है, डिटरमिन करना है, उसको हम बोलते हैं टाइट्रेट, टाइट्रेंड या एनालाइट। उसके 25 मिलीलीटर को पिपेट के हेल्प से एक कोनिकल फ्लास्क में रख देते हैं, यहां पे मैं रख दिया हूं। अब हम लोग करते क्या है कि इस कोनिकल फ्लास्क में एक ब्यूरेट लगाए थे। ब्यूरेट एक पतली सी पाइप होती है ग्लास की, जो कैलिब्रेटेड रहता है। कैलिब्रेटेड मींस उसमें रीडिंग बना रहता है, जिसको हम लोग ब्यूरेट बोलते हैं। वो हमारा ब्यूरेट है, केमिस्ट्री के लेबोरेटरी में दिखता है, पतली सी पाइप है, उसमें कैलिब्रेशन रहता है। मींस उसमें जब हम लोग कोई वॉल्यूम डालेंगे तो पता चल जाएगा कितना वॉल्यूम उससे पास आउट हो रहा है, तो कैलिब्रेटेड रहता है। इसके ऊपर हम लोग कीप जैसा लगा देते हैं सेप। करते क्या है कि इसमें ऊपर से मींस इस ब्यूरेट में हम लोग डालते हैं क्या, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जो नोन है, मींस जिसका नॉर्मेलिटी हमें पता है, जिसका नॉर्मेलिटी पता है उसको स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बोलते हैं। उसके हेल्प से हम लोग उसको हम लोग करते क्या है कि इस ब्यूरेट के अंदर डालते हैं, जिसको टाइट्रेंट कहा जाता है। फिर से क्लियर मैं बता दूं, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन को टाइट्रेंट बोलते हैं, और जो नॉन स्टैंडर्ड है मींस जो अननोन सॉल्यूशन है उसको हम लोग टाइट्रेट, टाइट्रेंड, एनालाइट बोलते हैं। एक और बात यहां बताना चाहूंगा आप सबको, आपके एग्जाम में बहुत ये रेगुलर क्वेश्चन है। जिस स्टैंडर्ड जो सॉल्यूशन हम लेते हैं टाइट्रेशन में, जिसका स्ट्रेंथ हमें पता रहता है, उसको प्राइमरी स्टैंडर्ड भी कहा जाता है। और जो अननोन सॉल्यूशन होता है इसको सेकेंडरी स्टैंडर्ड भी कहा जाता है। मैं बाद में आपको बताऊंगा, दूसरी वीडियो में बताऊंगा कि स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, सेकेंडरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन का प्रॉपर्टीज क्या होता है। अभी इतना ही काफी आपके लिए कि जो नोन सॉल्यूशन है उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड सॉल्यूशन और प्राइमरी सॉल्यूशन, और जो अननोन है जिसके नॉर्मेलिटी को कैलकुलेट करना है वो हमारा टाइट्रेंट है, टाइट्रेट है, एनालाइट है, और उसको हम लोग सेकेंडरी स्टैंडर्ड भी बोलते हैं और अननोन सॉल्यूशन भी बोलते हैं। अब अननोन सॉल्यूशन का 25 मिलीलीटर ले लिए, नॉर्मेलिटीज का पता नहीं है। अब मान लो अगर एसिड बेस टाइट्रेशन करा रहे हैं, अगर एग्जांपल के तौर पे जो अननोन सॉल्यूशन है वो एसिडिक सॉल्यूशन है। मान लो ये अगर हमारा एसिडिक सॉल्यूशन है और इसका नॉर्मेलिटी मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं मान रहा हूं Na इसका नॉर्मेलिटी हो गया, एज्यूम कर ले रहा हूं, मुझे यही कैलकुलेट करना है, राइट। इसका वॉल्यूम लिया गया है फ्लास्क में 25 मिलीलीटर, जिसको मैं VA से रिप्रेजेंट करूं, VA वॉल्यूम ऑफ अननोन सॉल्यूशन, जिसका नॉर्मेलिटी हमें कैलकुलेट करना है। इसका VA वॉल्यूम VA है। अब हम लोग करते क्या है, जो हमारे स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है जिसका नॉर्मेलिटी हमें पता रहता है, उसको हम लोग करते क्या है, ब्यूरेट में डालते हैं ऊपर से। उसको हम लोग ब्यूरेट में डालते हैं, और ब्यूरेट में जो उसको डालते हैं तो यह पूरे से कैलिब्रेटेड रहता है। अब ब्यूरेट में स्टैंडर्ड सॉल्यूशन को डाल रहे हैं, धीरे धीरे यह हमारा इसमें फॉल आउट हो रहा है, मींस फ्लास्क में गिर रहा है यहां से बूंद बूंद करके। यहाँ पे रेगुलेटर लगा रहता है स्टॉपवॉच, जिसको करके हम लोग इसको बंद भी कर सकते हैं और रुक भी सकते हैं, मींस और रेगुलेट भी कर सकते हैं। रेगुलेटर यहाँ पे लगा रहता है। अब धीरे धीरे गिर रहा है हमारा क्या, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन इसमें। अब और इस तरह से हम लोग ब्यूरेट को क्लैंप कर देते हैं जिससे अब सीधा खड़ा रहे। अब टाइट्रेशन शुरू हो गया। जैसे ही आपका स्टैंडर्ड सॉल्यूशन का 1-2 बूंद गिरेगा इस फ्लास्क में, अब अंदर है तुम्हारा एसिडिक सॉल्यूशन और बाहर से गिर रहा है बेसिक सॉल्यूशन। क्योंकि अननोन सॉल्यूशन हमारा एसिडिक है, तो जो हम लोग डालेंगे, जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन लेंगे, वो हमारा क्या होगा, यहाँ पे बेसिक सॉल्यूशन होगा। अब बेसिक सॉल्यूशन यहाँ पे डाल रहे हैं, जैसे बेसिस में फॉलो गिरेगा हमारे इस कोनिकल फ्लास्क में, न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस शुरू हो जाएगा। मींस हमारा 1 बूंद गिरा, उसमें जो भी बेस होगा वो हमारी एसिड से क्या करेगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करेगा। धीरे 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 हम लोग इसमें बूंद बूंद करके डालते गए स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। एक समय ऐसा आएगा, क्योंकि तुम सबको ये बात पता है कि एसिड बेस जब भी आपस में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करता है तो इक्विवेलेंट के फॉर्म में होता है। मींस 1 इक्विवेलेंट एसिड 1 इक्विवेलेंट बेस को न्यूट्रलाइज करता है। तो धीरे धीरे हम लोग यहाँ पे ड्रॉप डाल रहे हैं, मींस ऊपर से स्टैंडर्ड सॉल्यूशन डालते जाएंगे। एक समय आएगा जब इस फ्लास्क में जितना नंबर ऑफ इक्विवेलेंट हमारे अननोन सॉल्यूशन का है, मींस एसिडिक सॉल्यूशन का है, उतना ही नंबर ऑफ इक्विवेलेंट किसका हो जाएगा, नोन सॉल्यूशन का हो जाएगा, मींस टाइट्रेंट का हो जाएगा, मींस स्टैंडर्ड सॉल्यूशन का हो जाएगा। जिस मोमेंट पे
हमारे अननोन सॉल्यूशन का नंबर ऑफ इक्विवेलेंट हमारे स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के नंबर ऑफ इक्विवेलेंट के इक्वल हो जाता है, वह मोमेंट कहा जाता है हमारा इक्विवेलेंट पॉइंट। मींस उसको हम बोलते हैं इक्विवेलेंट पॉइंट। इक्विवेलेंट पॉइंट वह पॉइंट है एट इक्विवेलेंट पॉइंट, एट इक्विवेलेंट पॉइंट, इक्विवेलेंट पॉइंट, इक्विवेलेंट पॉइंट वह पॉइंट है जहां पे हमारे नोन सॉल्यूशन का नंबर ऑफ इक्विवेलेंट नोन सॉल्यूशन के नंबर ऑफ इक्विवेलेंट के इक्वल हो जाता है। मींस बूंद बूंद करके डाल रहे हैं, जैसे हम लोग डालते जाएंगे इसका नॉर्मेलिटी तो पता है हमें। यहाँ जो हमारा ये नोन सॉल्यूशन है इसके चूंकि हमारा अननोन सॉल्यूशन एसिडिक है तो नोन सॉल्यूशन पक्का हमारा ये बेसिक होगा। यहाँ पे इस केस में बेसिक लेंगे हम लोग, ये बेसिक है और इसके नॉर्मेलिटी को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं Na से Nb से। एन नॉर्मेलिटी हो गया हमारा नोन सॉल्यूशन का और इसका वॉल्यूम बहुत डाला जा रहा था कैलिब्रेट मींस ब्यूरेट से हम लोग वॉल्यूम मेजर कर लेंगे जो भी इसका वॉल्यूम होगा। तो एट इक्विवेलेंट पॉइंट दोनों का नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इक्वल हो जाएगा। मींस नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ एन एसिड इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ बेस। बेस मींस इक्विवेलेंट पॉइंट वह पॉइंट है जहां पे एसिड और बेस दोनों का नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इक्वल हो जाता है। इक्विवेलेंट पॉइंट पे एसिड और बेस दोनों का नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इक्वल हो जाता है। मींस अननोन सॉल्यूशन नोन सॉल्यूशन दोनों का नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इक्वल हो जाता है इक्विवेलेंट पॉइंट पे, राइट। अब उसको कंपेयर कर देंगे, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ एसिड कितना हो जाएगा, नॉर्मेलिटी Na और नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ बेस इज इक्वल टू क्या होगा NbVb। Vb हम लोग कैसे मेजर करते हैं, Va तो हम लोग पिपेट से मेजर करके फ्लास्क में डालते हैं तो Va हमें पता रहता है, Na हमें निकालना है। यहाँ पे Nb हमें पता है क्योंकि स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है। Vb ब्यूरेट के हेल्प से पता करते हैं, ब्यूरेट हमारा कितना ड्रॉपलेट गिराया कितना लिक्विड आया उससे मेजर कर लेते हैं कितना मिलीलीटर हुआ और इस तरीका से हम लोग स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के वॉल्यूम को मेजर कर लेते हैं ब्यूरेट के हेल्प से। ओके जी, तो इक्विवेलेंट पॉइंट पे आएगा हमारा दोनों इक्विवेलेंट इक्वल हो जाएगा और इस तरीका से हमें Na निकालना है तो Na इज इक्वल टू हो जाएगा NbVb बाई Va और इस तरीका से हम लोग टाइट्रेशन करके अपने अननोन सॉल्यूशन के स्ट्रेंथ और नॉर्मेलिटी को कैलकुलेट कर लेते हैं। बट प्रॉब्लम यह है, पॉइंट यह है कि हाउ कुड यू आइडेंटिफाई द इक्विवेलेंट पॉइंट, हमें पता कैसे चलेगा कि इक्विवेलेंट पॉइंट कब है, क्योंकि हम लोग तो रेगुलरली यहां से ऊपर से क्या डाल रहे हैं जी, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ड्रॉप वाइज यहां पे पुट करते जा रहे हैं। हमें कैसे पता चलेगा कि इस सॉल्यूशन के अंदर जो एसिड का नंबर ऑफ इक्विवेलेंट है उतना बेस का नंबर इक्विवेलेंट हो चुका है, तो हमें कैसे पता चलेगा, हम लोग तो ऊपर से डालते जाए कैसे पता चलेगा। तो इसको बताने के लिए हम लोग एक ऑर्गेनिक कंपाउंड इसमें पुट करते हैं इस फ्लास्क के अंदर अननोन सॉल्यूशन के साथ साथ, जिसको इंडिकेटर कहा जाता है। इसमें हम लोग क्या ऐड करते हैं, इंडिकेटर, इंडिकेटर ऐड करते हैं। इंडिकेटर, इंडिकेटर वर्ड इंडिकेट से आया है। इंडिकेटर वह स्पीसीज होता है, वह कंपाउंड होता है जो इंडिकेट करता है, इंडिकेशन देता है अबाउट इक्विवेलेंट पॉइंट। इंडिकेटर इक्विवेलेंट पॉइंट के बारे में इंडिकेट करता है, इंडिकेशन करता है, इसमें बताता है, इसलिए इसको बोलते हैं इंडिकेटर बोलते हैं। इंडिकेटर हमें इंडिकेट कर देगा इक्विवेलेंट पॉइंट आ चुका है, आप टाइट्रेशन को स्टॉप कीजिए। मींस जो ब्यूरेट से आप स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ड्रॉप वाइज ड्रॉप करवा रहे हैं उसको आप स्टॉप कर दो क्योंकि इक्विवेलेंट पॉइंट आ चुका है। अब इंडिकेटर होता है, इंडिकेटर हमारा वीक ऑर्गेनिक एसिड वीक ऑर्गेनिक बेस होता है। इंडिकेटर कैसे काम करता है, उसका मैकेनिज्म क्या है, मैं तुरंत आगे डिस्कस करूंगा, लेकिन अभी मैं इतना बता रहा हूं कि इक्विवेलेंट पॉइंट को आइडेंटिफाई करने के लिए हम इंडिकेटर का इस्तेमाल करते हैं और इंडिकेटर हमें इंडिकेट करता है। बट यहाँ एक और चीज मैं टेक्निकल पॉइंट मतलब डिस्कस करना चाहूंगा। कभी भी होता क्या है कि इंडिकेटर एक ऐसा कंपाउंड होता है जिसका एसिडिक सॉल्यूशन में कलर कुछ और होता है और बेसिक सॉल्यूशन में कलर कुछ और होता है। एसिडिक सॉल्यूशन में कलर कुछ और होगा, बेसिक सॉल्यूशन में कलर कुछ और रहता है और इस वजह से उसका हम लोग इस्तेमाल करके हम लोग एसिड बेस टाइट्रेशन में उसको यूज करके इक्विवेलेंट पॉइंट को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। जैसे हमारा बहुत ये हमारा नॉर्मल जितने भी इंडिकेटर है सबके पास ये प्रॉपर्टी होता है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम यह होता है कि जैसे आप फिनोल्फथलीन ले लो, फिनोल्फथलीन वो लिखा जाता है, फिनोल्फथलीन बोलते हैं, सबसे पॉपुलर इंडिकेटर में से एक है। उसके एसिडिक सॉल्यूशन में कलर कलरलेस होता है, बेसिक सॉल्यूशन में उसका पिंक कलर होता है।
अब प्रॉब्लम यह है कि मान लो जिस समय सॉल्यूशन हमारा एसिडिक रहेगा उसमें वो कलरलेस रहेगा, और जब सॉल्यूशन बेसिक होगा तब वो पिंक कलर शो करेगा। अब प्रॉब्लम यह है कि जैसे मान लो यहाँ पे आप डाल रहे हो, जैसे 25 मिलीलीटर यहाँ पे अंदर से अननोन सॉल्यूशन है, जैसे ये ब्यूरेट से स्टैंडर्ड सॉल्यूशन मान लो आपने डाला 24 मिलीलीटर आपने डाल दिया ब्यूरेट से, 24 मिलीलीटर डाला तो हमारा जो बेस स्टैंडर्ड सॉल्यूशन का जो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट है वो अननोन सॉल्यूशन के लगभग बराबर हो गया, मींस लगभग बराबर। जैसे 25 मिलीलीटर आपने डाला, जैसे 25वां मींस 25वां मिलीलीटर जैसे ही इसमें आप डालेंगे, जैसे 25 मिलीलीटर आपने स्टैंडर्ड सॉल्यूशन डाला वैसे ही सॉल्यूशन के अंदर जो हमारा अननोन सॉल्यूशन का नंबर ऑफ इक्विवेलेंट है उतना नोन सॉल्यूशन का नंबर ऑफ इक्विवेलेंट हो गया। मींस सॉल्यूशन के अंदर जितना इक्विवेलेंट हमारे एसिड का है उतना इक्विवेलेंट बेस का हो गया। 25 मिलीलीटर इस स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के डालने के बाद ये दोनों का इक्विवेलेंट इक्वल हो गया। तो जिस समय दोनों का इक्विवेलेंट इक्वल हो जाएगा उसमें सॉल्यूशन आपका न्यूट्रल हो जाएगा, क्योंकि एसिड हमारा बेस हमारे एसिड को कंप्लीटली न्यूट्रलाइज कर देगा उस पॉइंट पे, इक्विवेलेंट पॉइंट पे। और ये हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का टाइट्रेशन हो रहा है, तो इक्विवेलेंट पॉइंट पे जब 25 मिलीलीटर आप डाल दोगे तो सॉल्यूशन आपका न्यूट्रल हो जाएगा। जब सॉल्यूशन न्यूट्रल होगा तो न्यूट्रल सॉल्यूशन में हमारा इंडिकेटर कलर चेंज ही नहीं करेगा। हमारा फिनोफ्थलीन कलरलेस से पिंक कलर तब होगा जब सॉल्यूशन बेसिक होगा। अगर सॉल्यूशन न्यूट्रल है तो उसका कोई कलर नहीं होगा। तो जिस समय तक 25 मिलीलीटर आपने डाल दिया है, जब सॉल्यूशन के अंदर आपके बेस का नंबर ऑफ इक्विवेलेंट एसिड के इक्वल हो चुका है, लेकिन इस समय इंडिकेटर इंडिकेट नहीं कर पाएगा, क्योंकि इंडिकेटर को इंडिकेट करने के लिए अपने कलर को बदलने के लिए सॉल्यूशन को बेसिक होना पड़ेगा। और 25 मिलीलीटर जब डाले हो इस समय सॉल्यूशन बेसिक है नहीं, तो न्यूट्रल हो गया है क्योंकि दोनों का इक्विवेलेंट इक्वल हो गया है। तो अब इस समय इंडिकेट नहीं करेगा। 2-4 बूंद और ड्रॉप जब डालोगे, मान लो 26 मिलीलीटर आपने डाल दिया, 27 मिलीलीटर आपने डाल दिया, उसके बाद सॉल्यूशन आपका बेसिक हो जाएगा। सॉल्यूशन जब बेसिक हो जाएगा तो इंडिकेटर अपना पिंक कलर शो करेगा। तो जब पिंक कलर आपको दिखेगा तो आप स्टॉप कर दीजिएगा टाइट्रेशन। तो होता क्या है कि स्टॉप करना चाहिए था 25 मिलीलीटर पे। कोई बच्चा एक्सपेरिमेंट किया, अब तो वहां पे आई का रिजेक्शन पावर भी डिपेंड करता है, किसको कितना जल्दी पिंक दिखा। किसी को 26 पे दिख गया, 25 पे तक किसी को नहीं दिखेगा। किसी को 26 पे दिख गया तो रोक दिया, किसी बच्चा को 27 मिलीलीटर डालने के बाद दिखा तो रोका, कोई बच्चा को 28 मिलीलीटर स्टैंडर्ड सॉल्यूशन डालने के बाद दिखा तो उस समय वो रुका। मींस सभी स्टूडेंट्स जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वो अलग अलग टाइम पे उनको पिंक दिखेगा, जिसका आई का जितना क्लियर होगा विजुअलाइजेशन उतना क्लियरली दिखेगा। लेकिन ये कंफर्म है कि 25 मिलीलीटर पे तो कोई नहीं रुकेगा, क्योंकि वहां इंडिकेटर कोई कलर अपना दिखाएगा नहीं। इंडिकेटर अपना पिंक कलर तो तब शो करेगा, फिनोफ्थलीन इंडिकेटर, जब सॉल्यूशन आपका बेसिक होगा। और सॉल्यूशन बेसिक तब होगा जब 25 मिलीलीटर से ज्यादा और डालोगे अपना बेसिक सॉल्यूशन, तब ये बेसिक होगा। जब बेसिक होगा तब इंडिकेटर इंडिकेट करेगा, जब इंडिकेट करेगा तब स्टॉप करोगे, राइट। तो स्टॉप जहां पे करते हो, जहां पे टाइट्रेशन आप स्टॉप करते हो, उसको हम लोग एंड पॉइंट बोलते हैं, एंड पॉइंट, राइट। और जहां पे टाइट्रेशन को स्टॉप करना चाहिए वो होता है हमारा इक्विवेलेंट पॉइंट, क्योंकि इक्विवेलेंट पॉइंट वह पॉइंट है जहां पे स्टैंडर्ड सॉल्यूशन का नंबर ऑफ इक्विवेलेंट अननोन सॉल्यूशन के नंबर ऑफ इक्विवेलेंट के इक्वल होता है। तो टाइट्रेशन शुड स्टॉप मींस ऊपर से सॉल्यूशन डालना हमें कब रोकना चाहिए? इक्विवेलेंट पॉइंट पे। लेकिन हम लोग इक्विवेलेंट पॉइंट को देख नहीं पाते हैं, तो कहां रुकते हैं? एंड पॉइंट पे। मींस इक्विवेलेंट पॉइंट का डेफिनेशन हुआ, इक्विवेलेंट पॉइंट पहले तो क्लियर है, इक्विवेलेंट पॉइंट वह पॉइंट है जहां पे एसिड और बेस दोनों का नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इक्वल हो जाता है। लेकिन इक्विवेलेंट पॉइंट का एक और डेफिनेशन, इक्विवेलेंट पॉइंट वह पॉइंट है जहां पे टाइट्रेशन को स्टॉप करना चाहिए। मींस इक्विवेलेंट पॉइंट इज दैट वेयर वी शुड स्टॉप टाइट्रेशन, जहां पे हमें टाइट्रेशन को स्टॉप करना चाहिए। और एंड पॉइंट क्या होता है? इट इज दैट पॉइंट वेयर वी स्टॉप टाइट्रेशन, जहां पे टाइट्रेशन को हम लोग रोकते हैं वो एंड पॉइंट है, और जहां पे रोकना चाहिए वो इक्विवेलेंट पॉइंट है। यही वजह है
कि हमेशा हम लोग टाइट्रेशन से जो एक्सपेरिमेंट रिजल्ट लाते हैं उसमें एरर आता है। एरर आने का ही रीजन है कि कोई भी एक्सपेरिमेंट करने वाला इक्विवेलेंट पॉइंट पे स्टॉप करता ही नहीं है, वो सब एंड पॉइंट पे स्टॉप करता है। एंड पॉइंट इक्विवेलेंट पॉइंट डिफरेंट जब होगा तो एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट में एरर पक्का आएगा। इसलिए कोई भी ऐसा ऑब्जर्वर और एक्सपेरिमेंट करने वाला नहीं है जो एग्जैक्ट आंसर दे, उस कुछ ना कुछ सब में एरर रहेगा। लेकिन हाँ, वहीं पे जिसका आई का रेजोल्यूशन पावर ज्यादा है, जिसका आंख तेज है, अच्छे से देखता है, उसमें एरर कम होगा। जिसको देखने में थोड़ा प्रॉब्लम है उसमें एरर क्या होगा, ज्यादा होगा। लेकिन एरर सब जगह होगा, 3% के आसपास एरर होता है। लेकिन ये तो एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है। फॉर सिंप्लिसिटी ऑफ कैलकुलेशन हम लोग थ्योरेटिकली उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं और हम लोग इक्विवेलेंट पॉइंट को ही, एंड पॉइंट को ही क्या मान लेते हैं, इक्विवेलेंट पॉइंट। जब हम लोग अप्रॉक्स करके कैलकुलेशन करते हैं और हम लोग एंड पॉइंट को इक्विवेलेंट पॉइंट मान लेते हैं। लेकिन अगर कोई पूछेगा तो एंड पॉइंट इक्विवेलेंट दोनों अलग अलग है और एंड पॉइंट इक्विवेलेंट पॉइंट में डिफरेंस जितना ज्यादा होगा हमारे एरर उतना ही ज्यादा होगा, राइट। तो यह हुआ टाइट्रेशन। अब टाइट्रेशन में एसिड बेस्ड टाइट्रेशन में डिस्कस कर रहा हूं आपसे। एसिड बेस्ड टाइट्रेशन में दो तरह का होता है। एक, एसिड को टाइट्रेट कीजिए बेस के अगेंस्ट में, या बेस को टाइट्रेट कीजिए एसिड के अगेंस्ट में। तो इसलिए उस बेसिस पे दो होता है, एक होता है एसिडिमेट्री, दूसरा होता है अल्कलीमेट्री। एसिडिमेट्री वह प्रोसेस है जहां पे हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड कैन बी डिटरमिन्ड यूजिंग ए स्टैंडर्ड बेस। जैसे ये जो मैं एग्जांपल बता रहा हूं यहाँ पे, यह एसिडिमेट्री का बता रहा हूं। जब आपका बेस का स्ट्रेंथ अननोन हो, मींस अननोन सॉल्यूशन जब एसिड हो, अननोन सॉल्यूशन जब एसिड हो और स्टैंडर्ड और नोन सॉल्यूशन बेस हो, तो उस टाइट्रेशन को बोलते हैं एसिडिमेट्री। मींस एसिड का मेजरमेंट, मेट्री मतलब मेजरमेंट, एसिड का जब मेजरमेंट कीजिएगा तो एसिडिमेट्री होगा और बेस का जब मेजरमेंट कीजिएगा तो अल्कलीमेट्री होगा। मींस जब यहाँ पे जो हमारा एग्जांपल है एसिडिमेट्री का एग्जांपल है, जस्ट इसका उल्टा हमारा अल्कलीमेट्री हो जाएगा। अगर अननोन सॉल्यूशन जिसका नॉर्मेलिटी निकालना है अगर वो एसिड है तो प्रोसेस एसिडिमेट्री है। अगर अननोन सॉल्यूशन हमारा बेस है जिसका स्ट्रेंथ निकालना है तो हमारा क्या हो जाएगा, अल्कलीमेट्री होगा। अब इंडिकेटर देखते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंडिकेटर का बहुत बड़ा रोल है। इंडिकेटर हमारा होता क्या है, इंडिकेटर्स वीक ऑर्गेनिक एसिड एंड बेसिस होता है। इंडिकेटर्स वीक ऑर्गेनिक एसिड या बेस, जितना भी इंडिकेटर होता है या तो वीक एसिड होता है वरना वीक बेस होता है। अब इंडिकेटर के पास पहला प्रॉपर्टी यह होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, दे हैव डिफरेंट कलर इन एसिडिक एंड बेसिक सॉल्यूशन। इंडिकेटर होने के लिए नेसेसरी कंडीशन है कि एसिडिक सॉल्यूशन में उसका कलर कुछ और होना चाहिए और बेसिक सॉल्यूशन में उसका कलर और होना चाहिए। अगर दोनों सॉल्यूशन में कलर एक ही रहेगा तो वह कंपाउंड इंडिकेटर के तौर पर इस्तेमाल नहीं हो सकता है। अब इंडिकेटर का मैकेनिज्म, मींस इंडिकेटर किस मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग काम करता है, मैकेनिज्म ऑफ वीक एसिड इंडिकेटर। वीक एसिड इंडिकेटर का मैकेनिज्म मैं दिखा रहा हूं। इसी तरीका का मैकेनिज्म वीक बेस इंडिकेटर का भी होता है। जैसे HIN से मैं रिप्रेजेंट, IN फॉर इंडिकेटर और H एसिडिक इंडिकेटर है, इसलिए इसको मैं सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट किया हूं HIN से। वीक एसिड है, जैसे सॉल्यूशन में जाएगा अपने नेचर के अकॉर्डिंग डिसोसिएट होकर H+ और एनायन प्रोड्यूस करेगा और अपने डिसोसिएटेड फॉर्म एंड अनडिसोसिएटेड फॉर्म के बीच में इक्विलिब्रियम फॉर्म करता है, जो कि यहां होगा। अब आप सबको पता है कि एसिडिक मीडियम में अगर इस इंडिकेटर को डाला जाएगा तो बहुत कम डिसोसिएट होगा। क्यों जी, कॉमन आयन इफेक्ट होगा। जो आयन प्रोड्यूस कर रहा है H+ वो आयन तो उस एसिडिक सॉल्यूशन में पहले से प्रेजेंट है। ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक एसिड इंडिकेटर इज डिप्रेस्ड, मींस डिक्रीज्ड, सप्रेस्ड, कम हो जाएगा। कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से हमारे ये जो एसिड इंडिकेटर है ये बहुत कम डिसोसिएट होगा, जिसकी वजह से इसके अनडिसोसिएटेड फॉर्म का कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम के टाइम पे हमारे डिसोसिएटेड मींस आयनिक फॉर्म से क्या हुआ, ज्यादा होगा। मैं क्योंकि यहाँ पे बहुत कम डिसोसिएशन होगा तो अनडिसोसिएटेड फॉर्म का कंसंट्रेशन डिसोसिएटेड फॉर्म मींस अनायनिक फॉर्म जो हमारा है इससे इसका ज्यादा होगा। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि यह यूनिफॉर्म मतलब न्यूट्रल फॉर्म है हमारे इंडिकेटर का, इसका कलर अलग होता है और इसका जो आयनिक फॉर्म है उसका कलर अलग होता है। मींस HIN एंड IN हैव डिफरेंट कलर्स।
अब अलग अलग इंडिकेटर का अलग अलग होता है, मैं सबका लिस्ट भी बताऊंगा आपको। अब बेसिक मीडियम में क्या होगा, बेस तो वह होता है जो H प्लस लेना चाहता है, तो बेसिक मीडियम में अगर इसको डालोगे तो H प्लस को फटाफट लेना शुरू कर देगा, इसलिए बेसिक मीडियम इसके डिसोसिएशन क्या करेगा, प्रमोट करेगा। मींस बेसिक मीडियम में हमारा वीक एसिड इंडिकेटर बहुत ज्यादा डिसोसिएट होगा, और इस वजह से यहाँ पे I माइनस आयन माइनस मीन जो एनायनिक फॉर्म है इंडिकेटर का, उसका कंसेंट्रेशन न्यूट्रल फॉर्म से बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे ऑलमोस्ट हमारा इंडिकेटर क्या होगा, डिसोसिएट होने लगेगा, क्योंकि बेसिक मीडियम उसके डिसोसिएशन को सपोर्ट करता है, तो यहाँ पे इसके कंसेंट्रेशन ज्यादा होगा। अब एक्सपेरिमेंटल फैक्ट यह है कि व्हेन कंसेंट्रेशन ऑफ HIN बाई आयन माइनस मींस दोनों न्यूट्रल फॉर्म और आयनिक फॉर्म का जो कंसेंट्रेशन का रेशियो है अगर 10 से ज्यादा है, तो हमें जो कलर दिखेगा वो एसिडिक फॉर्म वाला कलर दिखेगा, क्योंकि एसिड में ये न्यूट्रल फॉर्म का कंसेंट्रेशन ज्यादा रहता है, इसलिए जब इनका रेशियो 10 से ज्यादा रहता है तो हमें जो कलर दिखेगा वो न्यूट्रल फॉर्म का कलर दिखेगा, और न्यूट्रल फॉर्म का कलर कहाँ दिखता है, एसिडिक मीडियम में दिखता है, तो न्यूट्रल फॉर्म कलर दिखेगा। अगर इसका कंसेंट्रेशन रेशियो 1/10 से कम हो गया, मतलब एनायनिक फॉर्म का मींस एनायनिक फॉर्म जो है हमारे इंडिकेटर का, उसका कंसेंट्रेशन अगर न्यूट्रल फॉर्म से ज्यादा हो गया है, तो उस केस में हमें एनायनिक फॉर्म का कलर दिखेगा, मींस बेसिक सॉल्यूशन में जो कलर होगा वह कलर हमें दिखेगा। तो इनका कंसेंट्रेशन रेशियो 1/10 से अगर कम है तो बेसिक सॉल्यूशन का कलर दिखेगा, 1/10 से ज्यादा है तो एसिडिक सॉल्यूशन का कलर दिखेगा। लेकिन अगर इनका कंसेंट्रेशन का रेशियो HIN बाई आयन माइनस का वैल्यू 1/10 से ज्यादा है और 10 से अगर कम है, इक्वल लगा देते हैं, 1/10 और 10 के बीच में है, देन व्हाट विल हैपन। तो जब हमारे इंडिकेटर के न्यूट्रल फॉर्म और आयनिक फॉर्म का कंसेंट्रेशन रेशियो 1/10 और 10 के बीच में रहेगा, तो उस दरमियान इंडिकेटर अपना कलर चेंज करते रहता है, इसलिए नथिंग विल बी सीन, कुछ भी आपको नहीं दिखेगा। मींस आपको एसिडिक सॉल्यूशन में कलर तब दिखेगा जब उसका HIN का कंसेंट्रेशन रेशियो I- का 10 से ज्यादा होगा तब एसिडिक दिखेगा, जब 1/10 से कम होगा तो बेसिक का कलर दिखेगा, जब इनके बीच में कंसेंट्रेशन रेशियो होगा तो आपको कोई कलर नहीं दिखेगा, क्योंकि इस दरमियान इंडिकेटर अपने कलर को क्या करते रहता है, चेंज करते रहता है। इंडिकेटर जो होता है वो प्रॉपर पीएच रेंज में काम करता है, क्योंकि इंडिकेटर हमारा वीक एसिड वीक बेस होता है, उसको डिसोसिएट होकर के आयंस में कन्वर्ट होना है, उसका आयनिक फॉर्म और न्यूट्रल फॉर्म का कलर अलग अलग होता है, इसलिए सॉल्यूशन का पीएच के अकॉर्डिंग नेचर चेंज होता है या नेचर के अकॉर्डिंग पीएच बदलता है, इसलिए पीएच कंट्रोल करता है हमारे इंडिकेटर के कलर को। अलग अलग इंडिकेटर अलग अलग पीएच रेंज में काम करता है, सभी पीएच रेंज में सभी इंडिकेटर वर्क नहीं करता है, और ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है आपको याद रखने के लिए। यहाँ पे मैं इंडिकेटर लिखा हूं, ये हमारा कलर इन एसिडिक सॉल्यूशन है, कलर इन बेसिक सॉल्यूशन और पीएच रेंज है। जितने भी यहाँ पे इंडिकेटर है उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखने वाला दो इंडिकेटर, एक है मिथाइल ऑरेंज और दूसरा है फिनोफ्थलीन। यह दोनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको तो आपको याद रखना ही रखना है। मिथाइल ऑरेंज जो हमारा होता है वह रेड कलर शो करता है एसिडिक सॉल्यूशन में, और येलो कलर शो करता है बेसिक सॉल्यूशन में, और इसका पीएच रेंज है 3.1 से लेकर 4.5 तक के पीएच में काम करता है, वर्क करता है। अब कई बार बोलता है कि मिथाइल ऑरेंज इसका नाम है, बेसिक एसिडिक सॉल्यूशन में रेड कलर शो करता है और बेसिक में येलो, फिर क्यों? तो चूंकि रेड और येलो को मिलाते हो तो क्या हो जाएगा, ऑरेंज हो जाता है, इसलिए इसको कहते हैं मिथाइल ऑरेंज। दूसरा फिनोफ्थलीन जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका एसिडिक सॉल्यूशन में कलरलेस होता है, कोई कलर नहीं शो करता है, और बेसिक सॉल्यूशन में पिंक कलर शो करता है। इनका पीएच रेंज 8 से लेकर के 10.5 तक होता है। इनके अलावा फिर एक लिटमस पेपर, तो आप सब बच्चों को पता है लिटमस पेपर हमारा आपका बेसिक सॉल्यूशन में क्या ब्लू हो जाता है, रेड से ब्लू कर देता है, और एसिडिक सॉल्यूशन रेड रहता है। इसका पीएच रेंज 5.5 से लेकर 7.5 तक के बीच में लिटमस पेपर काम करता है। अब इनके अलावा जितना भी यहाँ पे सब यहाँ पे ब्रोमफिनॉल हमारा येलो पर्पल कलर शो करता है, ये पीएच रेंज है। मिथाइल रेड भी एक होता है, मिथाइल रेड और मिथाइल ऑरेंज का कलर सेम रहता है, केवल पीएच रेंज अलग अलग रहता है। मिथाइल रेड में 4.2 से लेकर 6.5 तक पीएच रेंज रहता है, बाद बाकी कलर सेम रहता है। ब्रोमथॉल ब्लू होता है, इसका कलर एसिडिक सॉल्यूशन में येलो, बेसिक में ब्लू होता है। फिर उस तरह से फिनॉल रेड एक होता है जिसका एसिडिक सॉल्यूशन में कलर
येलो होता है, बेसिक में रेड होता है, और पीएच 6.4 टू 8.2 तक होता है। ये और भी सब आप याद रख सकते हो, लेकिन ये दो मिथाइल ऑरेंज, फिनोल्फ्थालीन और मिथाइल रेड, तीनों को याद रखना बहुत बहुत जरूरी है। ये बहुत इंपॉर्टेंस रखता है क्योंकि इंडिकेटर से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्टली आता है। इंडिकेटर्स का जो वर्क करने का मैकेनिज्म होता है वो दो तरह का, एक है ओस्टवाल्ड थ्योरी, दूसरा है बेंजीनोइड और क्विनोइड थ्योरी। तो ओस्टवाल्ड के अकॉर्डिंग हमारा इंडिकेटर वीक एसिड वीक बेस होता है जो डिसोसिएट होता है सॉल्यूशन में, और अपना डिसोसिएटेड फॉर्म एंड अनडिसोसिएटेड फॉर्म के बीच में डायनेमिक इक्विलिब्रियम फॉर्म करता है। और डिसोसिएटेड और अनडिसोसिएटेड दोनों का कलर अलग अलग होता है, और इस तरीका से एसिडिक और बेसिक मीडियम का अलग अलग कलर को होता है, दिखता है। पॉपुलर हमारा वीक एसिड इंडिकेटर है फिनोल्फेथलीन, जिसको फिनोल्फेथलीन बोलते हैं, जिसको हम लोग HPH से रिप्रेजेंट करते हैं। PH फॉर फिनोल्फेथलीन के लिए और H एसिडिक होने की वजह से। अब HPH ओस्टवाल्ड के अकॉर्डिंग डिसोसिएट होकर H+ और PH- प्रोड्यूस करता है। HPH कलरलेस होता है, इसलिए एसिडिक सॉल्यूशन में हमारा इंडिकेटर कोई कलर शो नहीं करता है। लेकिन PH- का पिंक कलर होता है, इसलिए जब बेसिक सॉल्यूशन में डालते हैं हम लोग, इसका पिंक कलर दिखता है। यह हमारा वीक एसिड जो इंडिकेटर है डिसोसिएट होकर इक्विलिब्रियम फॉर्म किया है। इसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम लोग की IN से रिप्रेजेंट करते हैं। डिसोसिएशन कांस्टेंट हुआ या डिसोसिएशन कांस्टेंट हुआ, IN यूज करते हैं इंडिकेटर के लिए। जैसे वीक एसिड डिसोसिएट होता था K यूज करते हैं, वीक बेस होता था KB यूज करते हैं, उस तरह से हमारा इंडिकेटर डिसोसिएट होता है KIN यूज करते हैं। मिथाइल ऑरेंज दूसरा बेसिक वीक बेस हमारा है जो पॉपुलर इंडिकेटर है। मिथाइल ऑरेंज का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन MeOH है। HPH भी फिनोल्फथलीन का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, अभी तुरंत मैं बताने वाला हूं उसका एक्चुअल स्ट्रक्चर क्या होता है। तो MeOH से रिप्रेजेंट करते हैं मिथाइल ऑरेंज को। यह हमारा डिसोसिएट होकर Me+ और OH- प्रोड्यूस करता है क्योंकि बेस है। अब MeOH जो हमारा है न्यूट्रल फॉर्म का कलर जो होता है येलो होता है, बेसिक सॉल्यूशन में येलो दिखता है, एसिडिक सॉल्यूशन में बहुत डिसोसिएट होता है, इसलिए एसिडिक सॉल्यूशन में इसका कटायनिक फॉर्म मींस आयनिक फॉर्म कलर दिखता है जो कि हमारा रेड होता है। ये भी इक्विलिब्रियम फॉर्म करता है, इसके भी इक्विलिब्रियम को हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से रिप्रेजेंट करते हैं KIN। तो यह हुआ ओस्टवाल्ड थ्योरी। इसके बाद है बेंजीनोइड क्विनोइड थ्योरी।